इसका मतलब कि ये भारत की मजबूत लॉबिंग का नतीजा है कि पाकिस्तान इस बार भी वाइट लिस्ट में आने में नाकाम हो गया। अब ये जिस तरह नईम लोधी साहब कह रहे हैं कि आप 50 पॉइंट भी अमल कर दें, लेकिन जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। और हिंदुस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि SCO की जो मीटिंग हाल ही में जो कल परसों मीटिंग ख़त्म हुई है, उसके अंदर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान को जो मजबूर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फिर भी दहशतगर्दी की और काउंटर टेररिज्म की फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा शदीद इल्ज़ामात लगाए हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा अभी कल ही के दिन FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के भविष्य को लेकर यह फैसला लिया गया कि उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाए या ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान नाकाम रहा। 27 में से 26 काम करने के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2018 से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पर दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि 3 सालों में भी पाकिस्तान FATF द्वारा दिए गए सारे काम नहीं कर सका है। फिर भी वो खुद को ग्रे लिस्ट में होने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है, जिससे कि पाकिस्तान की FATF के प्रति संजीदगी दर्शाती है। चलिए यह वीडियो देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल के अंदर ये जब तक पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलती रहेगी उस वक्त तक, और जब तक पाकिस्तान इन तमाम इक़दामात को सही तरीके से पूरा नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान ग्रेड लिस्ट के अंदर ही रहेगा। सही। तो नईम खालिद लोधी साहब, इसका मतलब कि ये भारत की मजबूत लॉबिंग का नतीजा है कि पाकिस्तान इस बार भी वाइट लिस्ट में आने में नाकाम हो गया। अब ये जी, पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि हैरत हुई है। नहीं, हैरत तो तब होती है अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते। इस लिहाज से ये जो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, देखें, हमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये हिंदुस्तान की वजह से नहीं है, ये ज़्यादा अमेरिका की वजह से है। और इसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए हमें नाम लेने। अमेरिका और हिंदुस्तान में वैसे भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और हाल ही में आपने ऐसी बातें कुछ की हैं जिससे अमेरिका बहादुर बहुत नाराज़ है, और वो जब तक नाराज़ है आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते। बेशक आप 27 के बजाय उनके 50 पॉइंट पूरे कर दें। ये जिस तरह नईम लोधी साहब कह रहे हैं कि आप 50 पॉइंट भी अमल कर दें, लेकिन जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। तो फिर ये क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसमें एक सियासी एंगल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली सियासत हो रही है, सियासत के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी जहालत के साथ FATF पे गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के अंदर, शायद ही किसी चीज़। आप सोच सकते हैं कि बुनियादी तौर पर कब इसका स्ट्रक्चर पड़े कि G7 ने एक मॉनेटरी बॉडी कायम की अपने मफादात के हसूल के लिए, और 1986-87 में फिर उसके साथ उसका दायराकार बढ़ाया गया। उसका कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ही नहीं है। दोबारा आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो ये FATF उठा के गटर में फेंकेंगे और आप कहेंगे बताओ पैसे कितने चाहिए तुमको। सही। चलें, और ये सब हैं तो हमारे साथ जाहिद हफीज़ साहब आते हैं, अगर वो इस पर बात करना चाहते हैं तो फिर उनसे भी बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर रिफत साहब, अब आगे जिस तरह नईम खालिद लोधी साहब ने भी सवाल उठाया कि अब आगे ये करना क्या चाहिए, ये 6 नुकाती 7 नुकाती प्लान पर अगर अगले 1 साल में अमल हो जाता है तो ये इस बात की गारंटी होगी कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाए, ग्रे लिस्ट से निकल जाए? क्या मुमकिन हो सकेगा, या फिर उसके बाद भी पाकिस्तान को अपने बड़ी ताकतों से जो ताल्लुकात हैं वो किस नौयत के हैं उन पर गौर करना पड़ेगा? जी देखिए, उसके अंदर 2 बातें बड़ी क्रिटिकल हैं कि जो FATF के मुतालबात हैं जिसको UN की रेजोल्यूशन के साथ मुंसलिक किया जा रहा है 1272 और वो 1373 के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान को हर सूरत में करना पड़ेगा, क्योंकि UN डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ के ख़िलाफ़ वो जो उन्होंने टेररिज्म के हवाले से आप उस लिस्ट से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो UN की डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब आप समझते हैं कि आपने पूरी कंप्लायंस FATF की डिमांड के साथ अब कर ली है, और उसके बावजूद अगर कोई अजाफी डिमांड भी आपके ऊपर ला दी जाती हैं, तो वो टाइम होगा जिस वक्त पाकिस्तान को पाकिस्तानी कहने में हक बचाने में होगा कि एनफ इज एनफ, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। कंप्लायंस करता रहे तो दूसरे तो यही समझेंगे ना कि बेवकूफ़ है परले दर्जे का, और इसको तो हम 6 और दे देंगे, उसके बाद 6 और दे देंगे। तो जो आपने दरमियान में एक लुकमा लगाया था, मैं बिल्कुल उसका हामी हूँ कि पहले ही कह दें, आज ही कह दें कि इनफ इज इनफ। आपने जो 27 पॉइंट पहले दिए थे हम उस पर पूरा करेंगे। ये 27वें पे हम काम कर रहे हैं, यह हम आपको पूरा करके दिखा देंगे। हम मज़ीद आपके पॉइंट नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया, इनको आप अपने पास रखिए।
हम अपने फ़ायदे के लिए जो मज़ीद चाहेंगे, हम चाहे 100 पॉइंट और करें, लेकिन हम खुद अपने इख्तियार के तहत करेंगे, अपने जिम्मेदारी के तहत करेंगे। नहीं साहब, जब दुनिया भर के बड़े बड़े इदारों से कर्ज लिया हुआ आपने, कई ममालिक से भी कर्ज लिया हुआ हो, तो फिर वो उस ऐसे मुल्क की सूरत में आप खड़े होकर बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि इनफ इज इनफ? देखें, ये बात और ये साहब ने मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिन चीज़ों पे आपको धमकाया जा रहा है उसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप FATF के फलाने ग्रे लिस्ट में रहे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये उनकी स्वाबदीद तो है। अब देखें, फ्रांस हमसे नाराज़ है और वजूहात की बिना पे नाराज़ है, हम नहीं जाते डिटेल में। तो वो जब भी, और उसने कहा, एक डेफिनेशन दी और वो डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। और उन्होंने अपने बॉन्ड जो थे वहां से वापस मंगाए थे वॉल स्ट्रीट जर्नल से, और 88% कर्जा देने से इनकार किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने माना था। इतना सा मुल्क है, उसके साथ 3 और मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, उन्होंने ये किया था। मुझे ये समझ नहीं आती, जिसने कर्जा लेना होता है मुश्किल में वो होता है जो कर्जा देने वाला मुश्किल में होता है। अगर इनकार कर दे कोई, पीछे पीछे पड़ा मेरा कर्जा ले दो। मसला सारा ये नहीं है, हम डेट ट्रैप के अंदर हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत आवाजें हैं जो डेट ट्रैप पे भी खड़ी हुई हैं। इतना आसान नहीं होता। और उसका जॉन परकिंस की तरह के वो हॉक्स भेज देंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पता कर लेंगे, जो हमें रोज डराया जाता है और हमें कहा जाता है कि जी क्या बात है, हमको निकरागुआ है कि हमारा बंदे को मार के और उसके अंदर आके घुसेगी पूरे अमेरिका की फौजें। न्यूक्लियर पावर है आप। और उसके बाद यह है कि इस वक्त तो एरिक टुसान जो है, जिसकी वो कमेटी बनी हुई है, कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, इस वक्त उसके अंदर 78 मेंबर्स बन चुके हुए हैं। एक तो डेट की बात आपने जो की है, डेट का जो खौफ चलाया जाता है, वो दुनिया में बहुत बड़ी डेट जुबली की मूवमेंट आज तक 12 साल पहले चल चुकी हुई है, उसको भी छोड़े। FATF को सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है खेल का हमारे यहाँ, और सिर्फ यही वजह है। मैं आपको बताऊं, मैंने ब्यूरोक्रेसी में जो 25 साल गुजारे हुए हैं, हमारी हेल्म ऑफ स्टेट पे जब ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनके दिमाग के अंदर एक अजीब गरीब खन्नास पॉलिसी मेकर जो है कि हमारा बेटे की वहाँ नौकरी है, हमारी बेटी वहाँ पढ़ रही है, हमारे स्कॉलरशिप वहाँ आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बेनिफिट्स की बुनियाद के ऊपर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने अपने सर पे सवार किया हुआ है। और हम बने का एक हिस्सा शाखाना ये है कि आजकल आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते से बेशुमार धमाके और बहुत सारी शाखें पाकिस्तान में हो रही हैं। ये उस बात को इन्फोर्स करने के लिए कि जी ये देखा ना, हम आपको कह रहे थे ना कि हम निकलेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है। मेरे भाई, जब वो यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर अमन की शुरुआत होगी। उनके निकले बगैर यहाँ पर अमन मुमकिन नहीं है। अगर उनके यहाँ होने से अमन होता या अगर वो कोई तस्वीर करवा सकते तो 20 साल का कम टाइम था। मैं बड़ा हैरान होता हूँ अपने उन बहन भाइयों पर जो कहते हैं अमेरिका जल्दबाजी में ना जाए, यानी कि 20 साल यहाँ जल्दबाजी है। और ये कि अमेरिका यहाँ दोनों उनमें फ्री कैन में मुफाहमत करवा के जाए। अरे भाई, उसने 20 साल मुफाहमत नहीं करवाई तो अब वो मुफाहमत कराएगा? अमेरिका यहाँ चाहता ही नहीं कि अमन हो। क्यों नहीं चाहता? चाइना, रशिया, CPEC, ईरान, पाकिस्तान के साथे, ये सारी चीज़ें हैं वो उसके हाथ से जा रही हैं, तो वो अपने हाथ पांव मार रहा है। अगर ये चीज़ हमारे लोग समझ जाएं तो मेरा ख्याल है उसको जाने दें, ना इधर भारत को करीब आने दें, ना अमेरिका को यहाँ करीब आने दें। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही स्टांस लिया है। बात यह है कि जब आपने खिदमत करा के भी नहीं मानना और एहसानमंद नहीं होना, तो खिदमत ना करके गैर एहसानमंद रहे तो उसमें क्या फर्क?